इंडिया में तुम्हें वैरायटी के क्रिमिनल्स मिल सकते हैं। कुछ तो लिटरली देश को चला भी रहे हैं। खैर, उनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है इंडियन सीरियल किलर्स पर। लिटरली मास मर्डरर से स्ट्रेट अप कैनिबल्स तक इस वीडियो की रिसर्च में मुझे ऐसे ऐसे नमूने मिले जिन्होंने स्ट्रेट अप टेरिफाइंग चीजें की थी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू इंडियन सीरियल किलर आइसबर्ग। यह आइसबर्ग चार्ट मैंने बनाया है, जहां पर मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे हॉररिफाइंग सीरियल किलर्स को मेंशन किया है, भले वो रेपिस्ट हो, मास मर्डरर हो, मैनिपुलेटर्स हो और या फिर स्ट्रेट अप कैनिबल्स। मुझे जितने मिले मैंने सबको यहाँ ठोस दिया। एंड अगर तुम लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो एंड यू हैव नो आइडिया कि व्हाट द फक इज दिस आइसबर्ग चार्ट, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग बेसिकली लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर नॉर्मल चीजें लिखी होती हैं, पर जैसे हम लोग बॉटम तक पहुँचते हैं सारी की सारी हदें पार हो जाती है। सो अगर तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगता है तो कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, कंफर्टेबल हो जाओ, बिकॉज आज बहुत मजा आने वाला है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। वीडियो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग के इस वाले पार्ट में मैंने दरअसल ऐसे लोगों को मेंशन किया है जिन्होंने टिपिकल किलर्स वाली हरकतें की हैं, जैसे कि लोगों को मारना जस्ट फॉर फन। जहां पर पहले किलर का नाम है तुमने वो इन्फेमस जैक द रिपर वाला केस सुना ही होगा, जहां पर लंदन की व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में किसी मिस्टीरियस किलर ने 6 से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स को भयानक तरीके से म्यूटिलेट किया था। बट अगर बात करें इंडियन जैक द रिपर की, जिसका असली नाम है रमन राघव, इसने मुंबई 1960s में 40 से ज्यादा मर्डर्स किए थे। इसके ज्यादातर विक्टिम्स सड़क पर सोने वाले गरीब लोग थे। रमन राघव का फेवरेट वेपन था आयरन रॉड। ये भाई साहब रात के अंधेरे में आयरन रॉड लेकर निकल पड़ता था एंड जो भी पहला इंसान मिलता था वो उसका नेक्स्ट विक्टिम होता था। वेल, जोक्स असाइड, रमन राघव का मारने का तरीका इतना ज्यादा भयानक था कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन लोगों की डेड बॉडीज मिली जाती थी तो उन्हें पहचानना समझ लो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि उन सब के चेहरों को राघव इतनी बुरी तरीके से कुचल देता था कि दे आर ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल। और तो और उस वक्त मुंबई में राघव का इतना ज्यादा खौफ था कि सारे होमलेस लोग झुंड बना के सोना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि पुलिस वाले भी राघव को अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था, वो रैंडम लोगों पर टारगेट करता था। एंड शहर में वो कब, किस पर और कहाँ अटैक करेगा ये प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उसे अरेस्ट करने में 8 साल लग गए। बट इवेंचुअली जब उसे अरेस्ट किया गया तो पता चला कि राघव को दरअसल एक दिमागी बीमारी है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में उसे काफी सारी आवाजें सुनाई देती थी जो अपेरेंटली उसे ये सब करवा रही थी, जो कि स्ट्रेट अप किसी मूवी का स्क्रिप्ट लगता है। एनीवेज, क्योंकि राघव मेंटली अनस्टेबल था तो कोर्ट के अंदर उसे डेथ सेंटेंस देना पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई एंड आगे जाकर जेल में सजा काटते वक्त ही उसकी मौत भी हो गई। सो रमन राघव का केस एक एग्जाम्पल था ये बताने के लिए कि इंडिया में गरीब लोग कितने ज्यादा अनसेफ है, कि रात में सोते वक्त उन्हें कोई भी मार के चला जाएगा एंड कोई कुछ करेगा भी नहीं। एंड सैडली रमन राघव एक ऐसा लौता बंदा नहीं था जिसने इस चीज का फायदा उठाया था। ऐसे 2 और किलर्स हैं जिन्हें मैंने इस आइसबर्ग चार्ट में मेंशन किया है। इसमें से पहला है बियरमैन किलिंग्स के अंदर भी मारने का तरीका एकदम ही सिमिलर था। सारे के सारे विक्टिम्स सड़क पर सोने वाले गरीब लोग थे एंड उन सब के मुंह को बुरी तरीके से कुचला गया था। लेकिन द रीजन इस केस को बियरमैन नाम दिया गया है वो इसलिए बिकॉज हर एक मिली हुई डेड बॉडी के पास एक बियर की खाली बॉटल थी, जो कि कोई इत्तेफाक भी हो सकता था, पर मीडिया में इसे एज अ किलर का सिग्नेचर बताया गया एंड इस वजह से इस किलर को नाम दिया गया द बियरमैन। बट राघव के केस की तरह ही कोई भी अच्छा लीड नहीं था इस केस को सॉल्व करने के लिए, जिसकी वजह से ये केस काफी टाइम तक अनसॉल्व रहा। आगे जाके पुलिस वालों ने एक आदमी को अरेस्ट किया शक के बिना पर, बट बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि असली बियरमैन कभी पकड़ा ही नहीं गया एंड ये केस अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एंड अगर बात करें अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की, द स्टोन मैन किलिंग एक और एग्जाम्पल है, जहाँ पर अगेन गरीबों को टारगेट किया गया था। कोई तो बड़े बड़े पत्थरों से सो रहे होमलेस लोगों को कुचल रहा था, जिसकी वजह से इस किलर को नाम दिया गया है द स्टोन मैन। बट अगेन कोई भी प्रूफ नहीं था, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज थी एंड लिटरली किलर का वेपन सड़क पे पड़ा हुआ एक रैंडम पत्थर था,
जिसकी वजह से इस केस को सॉल्व कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड 1 डजन से ज़्यादा लोगों को मारने के बाद ये किलिंग्स जैसे ही स्टार्ट हुई थी वैसे ही अचानक बंद भी हो गई, जिसकी वजह से ये इंडिया का आज तक का वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। एंड आई प्रॉमिस कि इस पूरे आइसबर्ग चार्ट का एक लौता अनसॉल्व्ड सीरियल किलर है। आगे आने वाले जो भी किलर्स हैं उन सबको जस्टिस का चाटा पड़ चुका है, तो डोंट वरी। सो बात दरअसल जनवरी 1976 से मार्च 1977 की है, जहां पर इन 4 कॉलेज के नमूनों ने 10 से ज्यादा मर्डर्स किए थे। इनके विक्टिम्स एज ऑलवेज ऑर्डिनरी लोग होते थे, कभी नेबर्स, कभी स्ट्रेंजर्स एंड कभी कभार तो इनके खुद के कॉलेज के स्टूडेंट्स। इनका पहला विक्टिम ही इनके खुद का क्लासमेट था, जिसे मारने के बाद इन कमीनों ने उस विक्टिम के पापा को धमकी एंड तानों से भरा हुआ लेटर भेजा था उन्हें और ज्यादा परेशान करने के लिए। एंड क्योंकि इन 4 ने पहला मर्डर किया था एंड पुलिस से भी बच गए थे, तो इनके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, जिसके बाद इन्होंने और 9 मर्डर्स किए। ये लोग ज्यादातर रैंडम लोगों के घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाते थे एंड उन्हें डरा धमका कर उनसे सारी कीमती चीजें लूट लेते थे। देन उनके मुंह में रुई ठूस कर नायलॉन की रस्सी से उन्हें स्ट्रैंगल कर दिया जाता था। बट ऑफ कोर्स कब तक ये लोग बचते, इवेंचुअली पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया एंड अक्टूबर 25, 1983 में राजेंद्र, दिलीप, शांताराम एंड मुनावर को जेल के अंदर फांसी दे दी गई। आई मीन मानता हूँ कि कॉलेज लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है, बट स्ट्रेट अप किलर बन जाना, आई डोंट नो इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इसका मुंह देखो, व्हाट द फक, इसे किस बात का इतना घमंड है। इस भाई ने 35 से ज्यादा रॉबरीज एंड 7 मर्डर्स किए हैं। ये ज्यादातर ऐसे घरों को टारगेट करता था जहां पर सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं। कि रात के अंधेरे में चोरी छुपे घुस जाता था एंड उन बेचारे बूढ़ों को सोते वक्त आयरन रॉड से मारता था। एनीवेज द रीजन इस गधे को इतना कूल नाम मिला है वो इसलिए बिकॉज एक बार ये एक ऐसे घर में घुसा था जहाँ पर एक 60 साल का बूढ़ा एंड उसकी नौकरानी थी। बूढ़े को तो इसने बहुत बुरी तरीके से मारा था एंड नौकरानी की तो जान ही ले ली थी। एंड वहाँ पर एक और औरत थी जिसके हाथ में एक सोने का बैंगल था। उस बैंगल को निकालने के लिए इस भाई साहब ने उसके हाथ ही काट दिए थे, जिस वजह से इसे नाम दिया गया रिपर जयानंदन, बिकॉज ही रिप्स पीपल अपार्ट। एनीवेज ये गधा 2003 से 2006 के बीच काफी ज्यादा एक्टिव था। इवेंचुअली इसे अरेस्ट कर लिया गया एंड इसके ऊपर कोर्ट में मल्टीपल चार्जेस भी लगाए गए। इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। हाउएवर 2013 में ये जेल से भागने में कामयाब हो गया था, बट डोंट वरी, इसे आगे जाके वापस से अरेस्ट कर लिया गया। सो इस बच्चे की फोटो देखो, दिखने में ये एक ऑर्डिनरी लड़का लगता है, बट ऐसा नहीं है। 1970s में इस भाई साहब ने 70 से ज्यादा मर्डर्स किए थे। ये क्या करता था कि पहले अपने टारगेट को चूज करता था एंड देन उनका पीछा करता था, वेट करता था एक सुनसान एरिया के आने का एंड जैसे ही उसे मौका मिलता था ये भाग कर जाता था एंड एक हथौड़े की मदद से अपने विक्टिम के कान के एकदम नीचे मारता था, जिससे इसके विक्टिम्स ऑन द स्पॉट ही मारे जाते थे एंड देन ये वहां से चुपचाप भाग जाता था। ऐसा इसने काफी टाइम किया एंड इवेंचुअली अरेस्ट भी हुआ। एंड जब इससे पूछा गया कि भाई तूने इतने लोगों को मारा क्यों, तो उसने सिंपली बताया कि मुझे लोगों को मारने वाली फीलिंग काफी ज्यादा पसंद है। ये थोड़ा बहुत स्पाइडर मूवी के विलन जैसा है, उसे भी लोगों को मारने में एंड रोता हुआ देखने में मजा आता था। एनीवेज जब इसे फांसी दी जा रही थी तब इसने कुछ कहा था। इसने कहा था क्वोट, आई हैव मर्डर्ड इन वेन्स एंड नोबडी शुड बिकम लाइक मी। सो एटलीस्ट शायद इसे इस बात का रिग्रेट है कि उसने ये सब क्यों किया, बट क्या फायदा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं लेवल 2 पर, द बॉडी। यहाँ पे मैंने ऐसे किलर्स को मेंशन किया है जिन्होंने लोगों को मारा है बट पहले उनका भरोसा जीता है। बिकॉज मेरे हिसाब से भरोसा जीतना एंड देन बैक स्टैब करना डायरेक्ट मारने से ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है एंड ज़्यादा भयानक है। तो इसलिए मैंने ऐसे लोगों को यहाँ पर मेंशन किया है, जहाँ पर पहले किलर का नाम है नाउ थग बहरम को तुम इंडिया का सबसे पहला सीरियल किलर भी बोल सकते हो, बिकॉज ये बात 1970 से 1840 के बीच की है, जहाँ पर थग बहरम ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर रखा था। एंड कहा जाता है कि थग बहरम के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है सबसे ज्यादा लोगों को मारने का, बिकॉज कहा जाता है कि थग बहरम ने सिर्फ और सिर्फ एक रुमाल एंड 1 रुपए के सिक्के से 931 लोगों को मारा है।
नाउ एक्चुअल नंबर कुछ 120 के आसपास है, बट स्टिल वो नंबर भी काफी ज्यादा है। So, बात अगर करें बैरम की, तो बैरम दरअसल एक कल्ट का लीडर था कॉल्ड द थगीज कल्ट, जो कि माँ काली को पूजते थे। ये लोग दरअसल लोगों को मैनिपुलेट करते थे, उनसे दोस्ती करते थे, एंड देन मौका मिलने पर, स्पेशली रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे होते थे, तो ये उन लोगों को स्ट्रैंगल कर कर उनसे सारे पैसे लूट लेते थे। देन उनकी बॉडीज को जंगल में या फिर जमीन में दफना देते थे। एंड इन सब चीजों में थग बैरम सबसे ज्यादा माहिर था। वो लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर लेता था। उसके ज्यादातर विक्टिम्स ट्रैवलर्स, मर्चेंट और कभी कभार सोल्जर्स भी होते थे। वो उनके साथ बातचीत करता था, दोस्ती बढ़ाता था, खाना शेयर करता था, एंड देन मौका मिलने पर उन्हीं को जान से मार देता था। वो अपने आइकॉनिक वेपन का यूज करता था, जो था एक रुमाल एंड 1 रुपए का सिक्का। वो करता यह था कि रुमाल के बीच में 1 रुपए के सिक्के को रखकर उससे लोगों को स्ट्रैंगल करता था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो सिर्फ 10 या 15 सेकंड के अंदर ही किसी को भी मार सकता था। एक बार थग बैरम एंड इसके ग्रुप ने एक ही रात में 50 से ज्यादा ट्रैवलर्स को मार दिया था एंड उन सब की बॉडीज को मास ग्रेव के अंदर गाड़ दिया था। थग बैरम के कुछ उसूल भी थे, जैसे कि वो औरतों एंड बच्चों को नहीं मारता था अनलेस वो उसके लिए एक डायरेक्ट थ्रेट हो। एनीवेज ब्रिटिशर्स ने आगे जाके एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें वो लोगों ने फाइनली बैरम को अरेस्ट किया एंड उसकी कन्फेशंस को यूज कर पूरे के पूरे थगीज कल्ट को डिसमेंटल कर दिया एंड देन आगे जाके उसे फांसी दे दी गई। So, मोहन कुमार, also known as Cyanide मोहन, ये दरअसल एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर था, बट आगे जाकर ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फेमस सीरियल किलर बन गया। इसने एटलीस्ट 20 से ज्यादा जवान औरतों को मारा है 2003 से 2009 के बीच। सो इसका जो मेथड था लड़कियों को फंसाने का एंड उन्हें मारने का, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ये करता यह था कि एक बहुत ही अमीर एंड वेल सेटल्ड बैचलर की एक्टिंग करता था एंड ऐसी औरतों को टारगेट करता था जो कि मोस्टली गांव वाले इलाकों में रहती होगी, बिकॉज उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता है। एंड ये ऐसी औरतों को ढूंढता था जो शादी के लिए थोड़ी ज्यादा डेस्परेट हो एंड देन ये उनके सामने जाता था एक कुंवारा लड़का बनकर जिसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी है एंड उनसे वादे करता था कि उनके साथ शादी करेगा, उनके साथ घर बसाएगा वगैरह वगैरह। एंड वो भोली लड़कियां शादी के डेस्परेशन में इसकी बात मान लेती थी। देन ये उनको फुसलाता था कि अपने घर से जितनी भी कीमती चीजें, पैसे वगैरह तुम लेके आ सकती हो तो लेकर आ जाओ, हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। एंड देन ये उनको लेकर होटल रूम में जाता था एंड देन वहां पर उनके साथ शादी करने के बहाने उन्हें साइनाइड पिला देता था, जिससे वो लड़कियां मारी जाती थी हॉरिबली। ज्यादातर लड़कियों की बॉडीज वॉशरूम में मिली थी। पहली बार में पुलिस वालों को नहीं लगा कि ये किसी किलर का काम है, सबको लग रहा था कि ये सुसाइड का मामला है। लेकिन जब पुलिस वालों ने नोटिस किया कि बहुत सारी लड़कियां सेम ही पैटर्न्स में मर रही हैं, तो उन्होंने फाइनली सारे डॉट्स को लिंक किया एंड मोहन कुमार को इवेंचुअली अरेस्ट कर लिया। सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये 2001 से 2010 के बीच आई थिंक इंडिया में साइनाइड बाय करना बहुत ही ज्यादा इजी था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस में साइनाइड का यूज किया गया है। एक और सिमिलर केस है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। सो साइनाइड मलिका, जिसका एक्चुअली नेम है केडी केम्पम्मा, ये एक और औरत है जिसने मोहन कुमार की तरह ही औरतों को टारगेट किया था एंड उनका भरोसा जीता था, बट शादी के लिए नहीं। ये ऐसी औरतों को टारगेट करती थी जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, पैसों से या फिर रिलेशनशिप से वगैरह। एंड देन ये उनके पास जाती थी किसी तांत्रिक की तरह या फिर किसी बाबा की तरह एंड छोटे मोटे खेल दिखाकर उनका भरोसा जीत लेती थी एंड उन्हें कन्विंस करती थी कि अगर वो लोग केम्पम्मा के साथ बैठकर पूजा पाठ करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। एंड वो औरतें क्योंकि ऑलरेडी डिप्रेस होती थी तो वो इजीली इसकी बात मान लेती थी। देन ये उन्हें किसी सुनसान मंदिर में ले जाकर वहां पर पूजा पाठ का ढोंग करती थी एंड उसी बहाने इन्हें साइनाइड चटवा देती थी, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। देन वो उनकी बॉडी से सारे गहने, पैसे जितने उसे मिलते थे, सारी चीजें लूट कर वहां से निकल पड़ती थी। इवेंचुअली पुलिस वालों ने पैटर्न नोटिस किया कि बहुत सारी औरतें सेम कंडीशंस में मरी हुई मिल रही है। इसके बाद उन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्टिगेशंस किए एंड साइनाइड मलिका यानी कि केडी केम्पम्मा को अरेस्ट कर लिया। केम्पम्मा के ऊपर टोटल 6 मर्डर्स के चार्जेस लगाए गए, बट हो सकता है कि एक्चुअल नंबर उससे कई ज्यादा हो। आदेश कुमार, जो कि पहले एक टेलर था लेकिन बाद में जाके हाईवे पे ट्रक ड्राइवर्स को मारने लग गया। करियर कुछ ज़्यादा ही
सडन शिफ्ट किया। आदेश कुमार का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल था। ढाबे या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में दोस्त बनाओ, उनके साथ खाना शेयर करो, उनके लस्सी या फिर चाय में बेहोशी की दवा मिला दो एंड देन उन्हें मार दो एंड उनकी डेड बॉडीज को जंगल या फिर अबैंडन जगहों पे छोड़ दो एंड उनके ट्रक को चुरा कर भाग जाओ। आदेश कुमार के पकड़े जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि उसने टोटल 33 से 34 आदमियों को मारा है 2008 से 2018 के बीच। एंड द रीजन आदेश टेलर से सीधा ट्रक ड्राइवर्स को मारने की मशीन बन गया वो इसलिए बिकॉज एक बार उसका किसी के साथ बहुत ही वायलेंट झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। जेल के अंदर ही वो एक गैंग से मिलता है जो ये सारी चीजें नॉर्मल बेसिस पे करती है एंड उस गैंग के साथ मिलने के बाद आदेश उनके साथ इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो गया। वहां पर वो लोग ने काफी अच्छे प्लान्स बनाए कि वो बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे एंड इवेंचुअली जब वो लोग बाहर निकले तो आदेश उनके साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा सिंडिकेट तैयार किया जहां पर वो लोग ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बनाते थे। ये सब आदेश ने टोटल 10 साल तक किया एंड एक बार उसने एक गलती कर दी, एक नए बंदे को उसने हायर किया जो इवेंचुअली आगे जाके उसका गवाह बन गया। उस आदमी ने सारी बातें पुलिस को बता दी कि पूरा का पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता है। जिसके बाद आदेश को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया एंड जब आदेश से पूछा गया कि तू सिंपली उनको बेहोश करके ट्रक भी चुरा के जा सकता था, उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को जान से क्यों मारा, तो उसने सिंपली आंसर दिया कि I freed drivers from hard lives। हम सब की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जब हम लोग बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ते हैं और या फिर जिंदगी से आर या पार की सिचुएशन में होते हैं। ऐसे टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स याद आते हैं जो बेसिकली ऐसे स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग अपनी जिंदगी को लेकर भरोसा करते हैं। एक होप रहती है हमारे अंदर कि सामने वाला इंसान अपने स्किल्स एंड नॉलेज से हमें ठीक कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत ही गोबर से लिखी होगी तो तुम्हारा डॉक्टर सीरियल किलर निकलेगा। ऐसा ही एक बंदा था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसे नाम दिया गया है डॉक्टर डेथ। ये चेकअप के टाइम पर अपने पेशेंट्स को ऐसा इंजेक्शन देता था जिससे उनका दिल रुक जाता था, लाइक एन हार्ट अटैक, जिससे इसके आसपास के कॉलीग्स एंड विक्टिम के फैमिली को लगता था कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। इसके ज्यादातर पेशेंट्स बुजुर्ग लोग होते थे तो हार्ट अटैक वाली चीज ज्यादा सेंस बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो इसके आसपास के डॉक्टर्स ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि इसके काफी सारे पेशेंट्स हार्ट अटैक से मर रहे हैं नहीं। इसके बाद जाके देवेंद्र को फाइनली अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी डार्क चीजें सामने आई, जैसे कि देवेंद्र कभी कभार अपने विक्टिम्स की बॉडीज को ऐसे नदी में फेंक देता था जहाँ पे मगरमच्छ उसे खा जाते थे एंड कभी कभार उनकी बॉडी पार्ट्स निकाल कर उन्हें ब्लैक मार्केट में सेल भी कर देता था पैसे कमाने के लिए। देवेंद्र के ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए गए एंड ये भी सामने आया कि वो एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में भी काम कर रहा था। ऐसे केसेस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। एक ऐसा इंसान जिसपे हम लोग अपनी लाइफ को लेके भरोसा करते हैं, अगर वो ही जान लेने वाला बन जाए तो देन मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा और कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर हम लोग 100% रिलाय कर सकते हैं। चार्ल्स सोबराज के बारे में तुम लोग जानते होंगे, इंडिया का इन्फेमस सबसे चार्मिंग, हैंडसम एंड डेंजरस सीरियल किलर। इन केस अगर तुम्हें नहीं पता तो चार्ल्स सोबराज ज्यादातर ऐसी औरतों को टारगेट करता था जो कि वेस्टर्न टूरिस्ट होती थी। ये उनके पास एज अ टूरिस्ट गाइड जाता था एंड क्योंकि ये ऑलरेडी हैंडसम एंड चार्मिंग होता था तो ये उसका यूज करता था अपने सामने वाले विक्टिम को मैनिपुलेट करने के लिए एंड साथ ही में अपनी जहरीली गोलियों का भी यूज करता था। विक्टिम्स को ज्यादातर गला दबाकर या फिर जहर की गोली से मारा जाता था एंड कभी कभार चाकू घोंप के भी। एंड द रीजन सोबराज को बिकनी किलर नाम मिला है वो इसलिए बिकॉज चार्ल्स की ज्यादातर विक्टिम्स उस टाइम बिकनी में थी जब उनकी बॉडीज को ढूंढा गया। सोबराज ज्यादातर एक कंट्री में नहीं रुकता था, वो कभी थाईलैंड, कभी इंडिया, कभी नेपाल, कभी इंडोनेशिया ऐसे ट्रैवल करता रहता था, काफी सारे स्टोलन पासपोर्ट्स एंड फेक आइडेंटिटी का यूज कर एंड लगातार यहाँ से वहाँ भागते रहने की वजह से पुलिस वाले उसे ट्रैक भी नहीं कर पाते थे। लेकिन फाइनली 1976 में सोबराज को अरेस्ट कर लिया गया, वो भी तब जब वो 2 स्टूडेंट्स को ड्रग देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों स्टूडेंट्स ने फाइट बैक किया जिसकी वजह से सोबराज पकड़ा गया। लेकिन सोबराज जेल के गार्ड्स को भी मैनिपुलेट करने में कामयाब रहा एंड कई बार जेल से भाग भी गया, बट फिर भी उसे वापस से कई बार अरेस्ट किया गया। उसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी बहुत सारे लोगों को कि उसके ऊपर कई सारे बुक्स, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जिसकी वजह से सोबराज को अपने क्राइम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, विच सक्स।
सो अभी हम पहुंच चुके हैं लेवल 3 पर, द अबिस। एंड यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम्हें एक क्विक वार्निंग देना चाहूँगा कि यहाँ से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मेस्ड अप होने वाली हैं। तो अगर तुम्हें SA एंड चाइल्ड अब्यूज़ जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो तुम ये पार्ट स्किप कर सकते हो, बिकॉज पहली एंट्री का नाम है नाउ। ये जो दो औरतें हैं, रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित, ये दरअसल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हेटेड सीरियल किलर्स में से एक है। एंड इसके पीछे का रीज़न तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सो बात दरअसल 1990 से 1996 की है, जहाँ पर रेणुका, सीमा एंड उनकी माँ अंजना बाई साथ मिलकर महाराष्ट्र में चोरियाँ करती थी। मंदिर, बस स्टॉप जैसे भीड़ वाले इलाके इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे। एंड ये सिर्फ सामान नहीं चुराते थे बल्कि बच्चों को भी चुराते थे। नाउ बच्चों को चुराने का रीज़न ये था कि ये उन बच्चों को अपने डिफेंस में यूज़ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर चोरी करते वक्त ये लोग पकड़े जाते थे तो ये बच्चों को आगे कर देते थे, ये दिखाने के लिए कि ये एक बेचारी लाचार माँ है एंड इसके पास बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। एंड लोग भी सिंपैथी में आकर उसे जाने देते थे एंड पुलिस कंप्लेंट नहीं करते थे। एंड इस चीज़ का ये लोग ने बखूबी फ़ायदा उठाया। एंड ये गलत फहमी मत पालना कि ये बच्चों का ख्याल रखती थी। ना, जब बच्चों का काम हो जाता था और ये उनके ऊपर बोझ बन जाते थे, जैसे कि अगर बीमार पड़ गए, तो ये औरतें उन्हें किसी सुनसान इलाके में छोड़ आती थी मरने के लिए। एक बार तो उन्होंने एक बच्चे को चलती गाड़ी से फेंक दिया था जस्ट बिकॉज वो बच्चा बीमार पड़ गया था। इन लोगों ने टोटल 13 बच्चों को किडनैप किया था एंड उनमें से 5 को इन्होंने मार दिया था। एक बार तो इन्होंने एक 9 महीने की बच्ची को किडनैप किया था जो चोरी के वक्त रोने लग गई एंड ये लोग चोरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से गुस्से में आकर इन दोनों ने उसे दीवार पे पटक पटक के मार दिया। एक टाइम था जब मैं ये सोचता था कि ऐसी वाहियात चीजें सिर्फ और सिर्फ मर्द ही करते हैं, बट अब मैं फाइनली समझ गया हूँ कि वक्त आने पर लिटरली छोरियां छोरों से कम नहीं होती। एंड ये लोग ऊपर से भिखारियों के बच्चों को किडनैप करते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि भिखारियों के केसेस को पुलिस वाले सीरियसली नहीं लेंगे, जिसकी वजह से ये लोग के ऊपर कभी भी कोई किडनैपिंग का केस हुआ ही नहीं। इन लोगों को इवेंचुअली अरेस्ट कर लिया गया, थैंक गॉड। एंड 2001 में इन लोगों को डेथ सेंटेंस सुना दी गई। नाउ इस वाले केस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज तुम में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस केस के बारे में। इस बच्चे का नाम है अमरदीप सादा, जो कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है। इसने अपने वहाँ रहने वाली 3 बच्चियों का खून किया था, वो भी 7 साल की उम्र में। ये करता ये था कि उन बच्चियों को खेलने के बहाने अपने साथ दूर ले जाता था जहाँ कोई नहीं होता था एंड देन मौका मिलने पर उनका गला दबाकर या फिर उन्हें पत्थर से मार कर उनकी जान ले लेता था। पहले पूरे गाँव वालों को लगा कि किसी का श्राप लग गया है, टिपिकल गवार बिहेवियर, लेकिन देन कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उन लोगों ने लास्ट टाइम उन बच्चियों को अमरदीप के साथ देखा था। इसके बाद जब अमरदीप को बिस्किट का लालच दिया गया तो उसने सिंपली बता दिया कि हाँ, मैं नहीं उन्हें मारा है। ये केस इंडिया के जुवेनाइल जस्टिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा था। इवेंचुअली उसे रिहैबिलिटेशन के लिए भेज दिया गया एंड कुछ सालों बाद उसे छोड़ भी दिया गया। एंड अभी वो क्या करता है, कहाँ रहता है, वो क्लियरली किसी को नहीं पता। उमेश रेड्डी, जिसे नाम दिया गया है नर्स किलर, इसने 1990 से 2000s के बीच काफी सारी औरतों का मर्डर एंड रेप किया था। एंड इसके क्राइम को अंजाम देने का तरीका काफी ज्यादा सिंपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सारे के सारे विक्टिम्स हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेज होते थे एंड कभी कभार हाउस वाइफ्स भी एंड सिंगल मदर्स भी। ये करता ये था कि अपने भेस को बदल कर किसी ऑफिशियल ऑफिसर की तरह उन औरतों को घर पर अप्रोच करता था एंड उन्हें कन्विंस करता था उनके घर के अंदर आने के लिए। एंड जैसे ही वो औरतें उसे आने देती थी अंदर, ये उन पर अटैक कर देता था। आफ्टर सेक्सुअली असॉल्टिंग देम, ये उन्हें मार देता था एंड उनके घर से सारे गहने, पैसे वगैरह लूट कर वहाँ से भाग जाता था। उमेश रेड्डी अपने अपीयरेंस को लगातार चेंज करता रहता था एंड पूरे शहर के अंदर उसके मल्टीपल आलाइज भी थे, जिसकी वजह से जब भी पुलिस वाले को उस पर शक होता था तो वो अपने आलाइज को आगे कर देता था, जो कन्विंस कर लेते थे पुलिस वालों की नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तभी हमारे साथ था, हम इस चीज़ के गवाह हैं। इसकी वजह से उमेश रेड्डी काफ़ी टाइम तक पकड़ा नहीं गया, बट इवेंचुअली जब इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हुई एंड पुलिस वालों ने बहुत सारे पैटर्न्स को नोटिस किया एंड उमेश रेड्डी पर शक बढ़ता गया, जिसके बाद जाकर उमेश रेड्डी को अरेस्ट किया गया एंड सारे के सारे DNA सैंपल्स जो औरतों की डेड बॉडीज में मिले थे वो उमेश रेड्डी से मैच कर गए, जिसके बाद उमेश रेड्डी को कोर्ट रूम में डेथ सेंटेंस सुनाई गई।
इस केस को बताने से पहले मैं तुम्हें एक क्विक वार्निंग देना चाहूँगा, बिकॉज ये इस पूरे आइसबर्ग चार्ट का सबसे फक्ड अप केस है मेरे अकॉर्डिंग। एंड ऑफ कोर्स ये केस है द इन्फेमस भरत कालीचरण यादव का, उर्फ अक्कू यादव। अक्कू यादव दरअसल एक ऐसा क्रिमिनल था जो उसके एरिया में सबसे ज़्यादा फियर्ड था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। एंड अक्कू यादव को ये चीज़ अच्छे से पता थी एंड वो इस चीज़ का बहुत गंदा फायदा उठाता था। वो दिन हो या रात किसी के भी घर के अंदर घुस जाता था एंड पैसे की डिमांड करता था। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट ये कि वो घर की औरतों का घर वालों के सामने ही असॉल्ट करता था। एंड वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे बिकॉज वो लोग इतने ज़्यादा डरते थे उससे। हर दूसरे घर के अंदर अक्कू यादव का एक नेक्स्ट विक्टिम रहता था। उन सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम अक्कू यादव के खिलाफ केस रजिस्टर करवाए थे, लेकिन पुलिस भी अक्कू यादव का कुछ नहीं करती थी बिकॉज वो भी उससे मिली हुई थी। बिकॉज व्हाई नॉट। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से अक्कू यादव ने टोटल 40 से ज्यादा औरतों का रेप किया था एंड मल्टीपल फैमिलीज की जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन 2004 में सारी हदें पार हो गई जब अक्कू यादव ने एक छोटी सी बच्ची का रेप कर दिया था, जिसके बाद वहाँ के लोग इतने ज्यादा भड़क गए थे अक्कू यादव पे कि वो लोग से रहा नहीं गया। एंड जब अक्कू यादव को कोर्ट रूम ले जाया गया था इस केस के सिलसिले में, वहाँ पर अचानक से 200 से ज्यादा औरतें आ गई एंड उन सब के हाथ में चाकू था एंड उन सब ने अपने मुंह को ढक रखा था। एंड वो सारी औरतों ने मिलकर अक्कू यादव पे हमला बोल दिया। उसके ऊपर उन औरतों ने मिर्ची डाला एंड चाकुओं से इतनी बार स्टैब किया, इतनी बार तब तक स्टैब किया जब तक अक्कू यादव मर नहीं गया। इसके बाद पुलिस वालों ने काफी सारी औरतों को कैप्चर किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो औरतें दिखती कैसी थी। एंड अगर पता भी था तो कोई कुछ बताने वाला नहीं था, बिकॉज सबकी नजर में उन औरतों ने कुछ भी गलत नहीं किया था। भले ही अक्कू यादव का केस इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बट इसका जो एंडिंग है वो हमेशा मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद दे देता है। गौरी शंकर, जिसे नाम दिया गया है ऑटो शंकर, ये कोई नॉर्मल गुंडा नहीं था। इसने अपने खुद का क्रिमिनल एम्पायर बनाया था जहाँ पर ये प्रोटेक्शन रैकेट एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज करता था। अगर गौरी शंकर के पावर का अंदाजा दूं तो जो भी इसके खिलाफ जाता था ये उसे कम्प्लीटली साइलेंट कर सकता था। गौरी शंकर के ज्यादातर विक्टिम्स सेक्स वर्कर्स हुआ करती थी एंड कभी कभार ऐसी औरतें भी जो अकेली उसे घूमती हुई दिख जाती थी। गौरी शंकर उन्हें पकड़कर उन्हें ब्रूटली असॉल्ट करता था एंड देन उनका मर्डर करता था। मारने के लिए कभी कभार स्टैबिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड कभी कभार प्लंज टू डेथ भी होता था। कुछ बॉडीज को तो हेविली म्यूटिलेट भी किया गया था। लड़कियों को मारने के बाद उनकी बॉडीज को नदियों में या फिर ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। गौरी शंकर ने ये सालों तक किया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया एंड उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक विक्टिम थैंकफुली उसके चंगुल से बच के भागने में कामयाब हुई एंड उसी विक्टिम की वजह से पुलिस वाले गौरी शंकर को पकड़ पाए। गौरी शंकर एक बार कस्टडी से बच के भागने में भी कामयाब हो गया था एंड लिटरली पूरी तरीके से गायब हो गया था, बट थैंकफुली उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इस गधे के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसका नाम है एम जयशंकर, जिसे नाम दिया गया है साइको शंकर। इसने मल्टीपल औरतों का रेप एंड मर्डर किया था। ये ऐसी औरतों को टारगेट करता था जो ज्यादातर अकेली घूम रही हो। देन ये भाग कर जाता था एंड उन पे हमला कर देता था। देन उन्हीं के दुपट्टे की मदद से ये उनका गला दबाकर उनकी जान लेता था। आफ्टर किलिंग देम ये अपनी सारी फैंटेसीज पूरी करता था उनकी बॉडी के साथ एंड देन उनकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर चला जाता था। ये सब जयशंकर ने इतनी बार किया था कि उसे लिटरली लगने लग गया था कि वो इनविंसिबल है एंड पुलिस वाले उसे कभी पकड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से वो बॉडीज को छुपाता भी नहीं था। वो लिटरली उन्हें ओपन में छोड़कर अपना काम कर चुपचाप चला जाता था। इसकी वजह से पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, नोटिस किया कि ये किसी एक ही आदमी का काम है एंड जब विटनेसेस से पूछा कि आखिरी बार तुम लोग ने किसी इंसान को देखा था क्या उनके पास, तो वो लोग ने जो डिस्क्रिप्शन दिए वो काइंड ऑफ सेम ही आदमी के थे एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर भी सेम ही आदमी का डीएनए सामने आया था, जिसकी वजह से वो लोग ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए एंड केस को नैरो डाउन कर एम जयशंकर को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जयशंकर ने तुरंत ही मान लिया कि हाँ उसने काफी सारी औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है एंड उनकी जान ली है, और कह सकते हैं कि जान ली है एंड देन सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जिसकी वजह से जेल में डाल दिया गया। हाउएवर जेल से 2 बार जयशंकर भागने में कामयाब हो गया था। आई डोंट नो हाउ, बट उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया एंड 2018 में ही जयशंकर कस्टडी के अंदर मरा हुआ मिला। अभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो बिकॉज हम पहुंच चुके हैं लेवल 4 में।
द वॉइड। एंड इस लेवल को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लोगों को रखा है। सो अगर तुम्हें इनमें से कोई भी चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है और या फिर तुम झेल नहीं सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली स्किप दिस पार्ट। एनीवेज, यहाँ पर पहले किलर का नाम है। बात दरअसल 2015 की थी, जहां बेगमपुर में एक 6 साल की बच्ची मिसिंग हो गई थी। जब पुलिस वालों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो एक लड़का पकड़ में आया जिसका नाम था रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार ने अरेस्ट के बाद तुरंत ही एडमिट कर लिया कि हाँ, उसी ने उस बच्ची को किडनैप किया था एंड गला दबाकर उसकी जान भी ली थी एंड साथ ही में उसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था। व्हाई नॉट। रविंद्र ने जो गवाही दी वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, बिकॉज इसके बाद जो रविंद्र ने पुलिस वालों को बताया वो चीज लिटरली पुलिस वाले खुद यकीन नहीं करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि रविंद्र मजाक कर रहा है। रविंद्र पुलिस वालों को बताता है कि उसने ऐसे ही और 36 बच्चों को मारा है। ये सब सुन के पुलिस वाले इस चीज को मानना ही नहीं चाहते थे, बट जब रविंद्र ने एकदम डिटेल्स दी तो पुलिस वाले समझ गए कि ये लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है। एंड वर्स्ट पार्ट ये कि ये सब रविंद्र ने तब स्टार्ट किया था जब वो सिर्फ 17 साल का था। उस टाइम पर वो 4 या फिर 10 साल के बच्चों को अपना निशाना बनाता था। एंड साथ ही में रविंद्र ने बहुत ही ज्यादा चिलिंग डिटेल भी दी, लाइक वो बच्चों को तुरंत ही स्ट्रैंगल करता था इजीली, बिकॉज वो लिटरली बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते थे। इमेजिन करो तुम एक 4 साल का बच्चा। वो कहता था कि वो सिर्फ 3 उंगली की मदद से ही उन्हें इजीली सफोकेट करके मार देता था एंड मारने के बाद वो उनका यूज करता था। एंड ये वर्स्ट पार्ट नहीं है इस पूरे केस का। वर्स्ट पार्ट ये है कि उसके ऊपर 36 में से सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस ही चार्ज हुए। भले ही उसने सारी चीजों को कबूल कर लिया था, बट स्टिल उसके ऊपर सिर्फ 3 ही केसेस को चार्ज किया गया, बिकॉज बाकी सारे केसेस में एविडेंसेस पूरे नहीं थे। वाओ। एंड बेस्ट पार्ट पता है इस पूरे केस का, उसे 2019 में 10 साल की सजा सुनाई गई, सिर्फ और सिर्फ मदरफकिंग 10 years। एंड आई थिंक ये अभी आज़ाद भी हो गया होगा एंड मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं जाके देखूं, बिकॉज अगर ये आज़ाद हो गया होगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। सो फक दिस मैन। दरबारा सिंह, जिसे द बेबी किलर नाम भी दिया गया है, वो तुम्हें आगे समझ में आएगा क्यों। दरबारा सिंह पहले दरअसल एयरफोर्स में नौकरी करता था, लेकिन उसकी बीवी ने उससे परेशान होकर उसे तलाक दे दिया, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग दरबारा सिंह काफी ज्यादा गुस्सैल था एंड काफी ज्यादा वियर्ड भी था। एनीवेज, घर से निकाले जाने के बाद दरबारा सिंह की नजर एक इमिग्रेंट की बच्ची पर पड़ती है एंड देन वो उसका रेप एंड मर्डर करता है, जिसके बाद उसे इस चीज में इतना ज्यादा मजा आया कि उसने ये चीज और 2 बार एक ही साल में कंटिन्यू रखी, जिसके बाद दरबारा सिंह को अरेस्ट किया गया एंड उसे टोटल 30 साल की सजा सुनाई गई। हावेवर, जेल के अंदर क्योंकि दरबारा सिंह का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से उसकी सजा कम कर दी जाती है एंड उसे जल्दी ही छोड़ दिया जाता है, जो कि मुझे कभी समझ में नहीं आया। आई मीन, एक ऐसा इंसान जिसने 3 बच्चों का रेप एंड मर्डर किया है, तो मैं क्या लगता है कि कभी वो सुधर सकता है? एंड ऑफ कोर्स वो कभी सुधरा नहीं था, जिसकी वजह से जब दरबारा सिंह जेल से बाहर निकलता है तो उसका पूरा का पूरा गुस्सा उन इमिग्रेंट्स पे चला जाता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। जिसकी वजह से वो इन इमिग्रेंट्स मजदूरों के और ज्यादा बच्चे किडनैप करने लगा एंड उनके साथ भी सेम ही चीज करने लगा। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने टोटल और 10 बच्चों का रेप एंड मर्डर किया, बट फॉर्चुनेटली पुलिस वाले उसे फिर से अरेस्ट कर लेते हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए। एंड जब उसे अरेस्ट किया जाता है तो वो ओपनली बोलता है कि तुमने मुझे बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया। ऐसा उसने इसलिए कहा था बिकॉज उसके अकॉर्डिंग अगर पुलिस वाले उसे जल्दी नहीं पकड़ते तो वो और बच्चों के साथ सेम ही चीज करने वाला था। एनीवेज, दरबारा सिंह कन्फेस करता है कि उसने टोटल 17 बच्चों की जान ली है, जिसके अंदर उसे 15 लड़कियां थी एंड 2 लड़के थे। जिसके बाद उसे 2008 में डेथ सेंटेंस सुनाई गई। हावेवर 2009 में हाई कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा में कन्वर्ट कर दिया। एंड अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो टेंशन मत लो, ये आदमी कब का मर चुका है। 2018 में ही ये अपनी जेल सेल के अंदर मारा गया था। मोहिंद्र सिंह पंधेर एंड सुरेंद्र कोहली के बारे में तुम लोग जानते ही होंगे, बिकॉज ये दोनों काफी ज्यादा फेमस है 2006 के नोएडा किलिंग की वजह से, जहां पर इन दोनों ने 19 लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स गटर में फेंक दिए थे। इनके ज्यादातर विक्टिम छोटे छोटे गरीब बच्चे एंड औरतें हुआ करती थी। बच्चों की फैमिली वालों ने कई बार पुलिस के पास जाकर मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की, बट ऑफ कोर्स बच्चों को ढूंढना पुलिस वालों का काम थोड़ी है, तो वो लोग ने सिंपली मना कर दिया एंड बोला कि तुम्हारे बच्चे भाग गए होंगे।
बट ये पूरा केस सामने तब आया जब लोगों ने नोटिस किया कि एक बंगले के सामने जो नाला है वहां पर काफी सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कपड़े, खोपड़ियां एंड हड्डियां। लेकिन जब इस पूरे केस को अच्छी तरीके से छानबीन किया गया तो बहुत ही ज्यादा हॉररफाइंग डिटेल्स सामने आई। पता ये चला कि सुरेंद्र कोहली इन बच्चों को एंड औरतों को जॉब, पैसे या फिर खाने के नाम पर अपने पास इस बंगले के अंदर बुलाता था एंड देन उनका गला दबाकर उनकी जान ले लेता था। उसके बाद वो उनकी बॉडीज के साथ मेस्ड अप चीजें करता था एंड देन उनकी बॉडी के टुकड़े कर उन्हें फेंक देता था। कोहली ने ये भी बताया कि वो नेक्रोफिलिया में भी इन्वॉल्व था एंड साथ ही में कैनिबलिज्म में। अगर तुम्हें इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज पता चलती है कि सुरेंद्र कोहली था जो एक्चुअली सबके मर्डर्स करता था एंड मोहिंद्र सिंह उन सारे मर्डर्स को कवर अप करने की कोशिश करता था एंड सुरेंद्र को बचाता था। बट वो जो भी हो, 2009 में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुना दी गई एंड मोहिंद्र सिंह को आगे जाकर छोड़ दिया गया बिकॉज उसका किसी भी मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट मेरे हिसाब से तो था बिकॉज वो लिटरली एक क्रिमिनल को बचा रहा था। बट जो भी हो, एटलीस्ट सुरेंद्र को तो फांसी की सजा दे दी गई जिसने एक्चुअल मर्डर किया था। नोप। हाल फिलहाल में सुनने में आया था कि सुरेंद्र कोहली को छोड़ा जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि कंफर्मली उसे छोड़ दिया गया कि नहीं, बिकॉज वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग लगी कि मैंने वापस से उसके बारे में सोचा ही नहीं। सो अगर एक्चुअली मुझसे छोड़ दिया गया है तो तुम लोग प्लीज़ कमेंट्स के अंदर बता देना, बिकॉज मैं जाके नहीं देखने वाला, बिकॉज मुझे अपना मूड नहीं ख़राब करना है। सो ये पूरा का पूरा केस सिमिलर है स्टोन मैन, बियर मैन एंड इंडियन जैक द रिपर केस की तरह ही, जहाँ पर ये भाई साहब रात के अंधेरे में निकल पड़ता था एंड जो भी अकेला पर्सन इसे सोता हुआ मिलता था ये उसे अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाता था। मोटा नवाज दरअसल एक ड्रग एडिक्ट था जो कि रात के 8 बजे चला जाता था एंड रात भर घूमकर लोगों को मारता था। हावेवर सेकेंड मर्डर के बाद से ही पुलिस वालों को मोटा नवाज पर शक हो रहा था बिकॉज वो लोग ने कई बार उसे रात में भटकते हुए देखा है। हावेवर जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो मोटा नवाज पागल होने की एक्टिंग करने लग गया उनके सामने, जस्ट इन होप कि वो लोग उसे छोड़ दे। बट उसे छोड़ने की बजाय पुलिस वालों ने उसे पागल खाने डाल दिया। लेकिन पागल खाने जाने के बाद डॉक्टर्स ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही समझदार इंसान है, इसको कोई पागलपन नहीं है, तो वो लोग ने उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि वो लोग ने वापस पुलिस वालों को उसे क्यों नहीं दिया, बिकॉज फॉर सम रीजन पुलिस वाले उसे लाए होंगे, बट वो लोग ने इसकी बजाय उसे आज़ाद छोड़ दिया। इसके बाद मोटा नवाज ने फिर से अपना क्राइम कंटिन्यू किया एंड जब भी पुलिस वाले उसके पास आते थे तो वो पागल होने की एक्टिंग करता था अपने आप को बचाने के लिए एंड पुलिस वाले उसे छोड़ भी देते थे। उसे टोटल 3-4 बार अरेस्ट किया गया था एंड हर बार वो इसी तरीके का यूज कर बच के भागने में कामयाब हो रहा था। मुझे नहीं पता कि पुलिस वालों को ये पैटर्न क्यों नहीं दिखाई दिया कि एक ही आदमी को बार बार वो लोग मर्डर के इंजाम में पकड़ रहे हैं। हो सकता है कि सही में वो मर्डर करता होगा, बट आई गेस उस टाइम पुलिस वाले इतना दिमाग नहीं लगा रहे थे और या फिर मोटा नवाज कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करता था एंड मेरे ख्याल से उसे फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए थी, बट उसने ये थोड़ा थ्रिलिंग वाला करियर ज्यादा अच्छे तरीके से पसंद किया था आई गेस। एंड मुझे क्लियरली नहीं पता बट आई गेस मोटा नवाज आखिरी में वापस से जेल से चला गया था बाहर, उसे छोड़ दिया गया था। मुझे ये कंफर्म नहीं पता, अगर ऐसा सही में हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट्स के अंदर बताना बिकॉज आई एम नॉट श्योर। 35 साल का चंद्रकांत झा, जिसे नाम दिया गया है दिल्ली बुचर, ये दरअसल बिहार का रहने वाला था बट दिल्ली में शिफ्ट हो गया था एंड दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद ये काइंड ऑफ सीरियल किलर बन गया था। इसकी ज्यादातर विक्टिम्स सेक्स वर्कर्स हुआ करती थी जिन्हें ये अपने पास बुलाता था पैसे या फिर काम के लिए एंड ऑफ कोर्स जैसे ही वो औरतें इसके पास पहुंच जाती थी ये उनका ब्रूटली मर्डर कर देता था। अब इसे नाम दिया गया है दिल्ली बुचर, तो तुम लोग समझ ही सकते हो ये क्या करता होगा उनके साथ। सो अपनी बुचर नाइफ का यूज करता था वो इन लड़कियों को काफी सारी लड़कियां बनाने में एंड देन उनके अलग अलग हिस्सों को उठाकर वो शहर के अलग अलग कोने में फेंक देता था ताकि पुलिस वाले उसे ट्रैक ना कर पाए अच्छे तरीके से। एंड आई गेस ये वर्क भी कर रहा था बिकॉज काफी टाइम तक पुलिस वाले चंद्रकांत झा को नहीं पकड़ पाए एंड इवन वो लोग बॉडीज को ढूंढ भी नहीं पाए। अब वो काफी डिफरेंट प्लेसेस पे बॉडीज को डंप करता था, जैसे कि कभी कभार तो पब्लिक प्लेसेस पे भी एंड कभी कभार रैंडम कचरों के डब्बे में भी। माना जाता है कि चंद्रकांत ने टोटल 10 औरतों का मर्डर किया था, बट ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है। बट ये पूरा केस सामने तब आया जब किसी ने लिटरली देखा कि कचरे के डब्बे में औरतों की
बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। एंड जब इस पूरे केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो काफी सारी बॉडीज से चंद्रकांत झा के ट्रेसेस मिले। मैं पूरे इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी बन रही है, बट तुम लोग समझ जाओ कि एंड में जाके वो लोग ने चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद चंद्रकांत झा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई कोर्ट के अंदर। बट ये केस इतना ज्यादा ब्रूटल था कि ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस केस में से एक बन गया एंड चंद्रकांत झा को द दिल्ली बुचर नाम दिया गया।